श्री माता वैष्णो देवी यात्रा की प्री प्लानिंग, यात्रा पर आने से पहले आपको क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, इसकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज आपको मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशन। स्वागत है आप सभी का विशंदा ब्लॉग्स पर। जय माता दी। अगर आप वर्ष 2022 में श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर आने वाले हैं या फिर भविष्य में कभी भी श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करने वाले हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि इसमें काफ़ी छोटी छोटी जानकारियाँ दी गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं, लगभग 80 से 90 लाख यात्री श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर आते हैं। अब गर्मियों का सीज़न आ रहा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी देखने को मिलती है। जैसे कि पहले की वीडियोस आप देखते आए हैं या फिर आप माँ वैष्णो देवी जी की यात्रा पर आते हैं तो आप लोग देखते आए हैं। ऐसे में छोटी छोटी गलतियां करने से भक्तों को काफ़ी परेशानी का सामना भी कई बार करना पड़ता है। छोटी छोटी जानकारियाँ इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा का प्लान बना चुके हैं, आप डेट फिक्स कर चुके हैं, मुझे इतने तारीख को माता रानी की यात्रा पर जाना है, तो आपका सबसे पहला काम है श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट maavaishnodevi.org पर जाकर साइन अप कर लें, आईडी बना लें, ताकि श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जो भी आप रास्ते में सर्विस लेना चाहते हैं उनकी ऑनलाइन बुकिंग करवा सकें। जैसे हेलीकॉप्टर की टिकट, बैटरी कार की टिकट, अटका आरती की टिकट, यात्रा पर्ची की बुकिंग, डोरमेट्री की बुकिंग, रूम की बुकिंग करवा सकते हैं। अगर आपकी डेट फिक्स हो चुकी है यात्रा की, उसके बाद आपको श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा से संबंधित अपडेट वीडियोस देखते रहने चाहिए, क्योंकि आपको उससे माता रानी के भवन पर मौसम का पता चलते रहता है, उससे आप अपडेट रह पाते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपने साथ में कपड़े वगैरह लेकर जा सकते हैं। माता रानी के भवन पर आने वाले दिनों में, नवरात्रि के समय में, उसके बाद लगातार भीड़ बढ़ती रहती है। आप सभी लोग जानते हैं कितने ज़्यादा लोग माता रानी के दर्शनों के लिए आते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग ग्रुप में दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग बड़े बड़े ग्रुप लेकर आते हैं, 15 लोग, 16 लोग, और या फिर कोई अपनी पूरी फैमिली लेकर साथ में आता है। छोटे छोटे बच्चे, 10 साल 11 साल के बच्चे साथ में होते हैं, उनका हाथ पकड़कर नहीं चलते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं। उससे क्या होता है, ज़्यादा भीड़ होने पर बच्चे आगे पीछे चले जाते हैं। उसके बाद कई देर तक, कभी कभी तो 2-3 घंटे तक बच्चे उनको मिल नहीं पाते और काफ़ी परेशान रहते हैं उस समय में वो। कई बार लोग बड़े बड़े ग्रुप में आते हैं दर्शन करने, 15-16 के ग्रुप में, लेकिन वो लोग भवन तक पहुंचते पहुंचते अलग अलग हो जाते हैं और दर्शन एक साथ नहीं कर पाते, साथ में वापस भी एक साथ नहीं जा पाते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप जैसे ही घर से चल रहे हैं बड़े ग्रुप में, तो कोशिश करें कि आप एक पोस्ट पेड सिम साथ में ज़रूर लेकर जाएं। केवल एक सिम भी हो तो काम चल जाएगा। अगर आपके पास एक भी पोस्ट पेड सिम नहीं है पूरे ग्रुप में, तो कटरा में आकर एक सिम ले लीजिएगा, यात्री सिम। उसका नंबर जितने लोग हैं उतनी पर्ची में लिख लीजिएगा और वो पर्ची हर एक आदमी के जेब में डाल दीजिएगा। उसके बाद आप यात्रा ट्रैक पर कहीं पर भी हैं, उसके बाद अगर आप अलग अलग हो जाते हैं तो कांटेक्ट करके आप आराम से एक जगह में फिर से मिल सकते हैं, क्योंकि यात्रा ट्रैक पर हर 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर पीसीओ बूथ लगे हुए हैं। वहाँ से आप आराम से अपने, अगर आप फिर भी नहीं मिल पाते हैं या किसी कारणवश आपके पास नंबर नहीं है, तो आप यात्रा ट्रैक पर अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। अनाउंसमेंट सेंटर कहाँ कहाँ पर हैं, दर्शनी गेट के सामने में है। दूसरा आपको अर्धकुंवारी में गर्भजून पर्ची कक्ष पुराना वाला जहाँ पर था, और उसी के बगल में है अनाउंसमेंट काउंटर। और उसके बाद आपको माता रानी के भवन पर 3 नंबर गेट के पास में भैरव बाबा में, जहाँ पर भैरव बाबा जी के दर्शन होते हैं, उसी के पास में। उसके बाद सांझी छत में जहाँ पर प्रसाद मिलता है, वहाँ पर अनाउंसमेंट काउंटर हैं। वहाँ पर जाकर आप, अगर आपको अनाउंसमेंट काउंटर नहीं मिलते हैं तो ऐसे में भी आप बिल्कुल भी ना घबराएं। जो भी वहाँ पर वर्दीधारी खड़े हैं, सीआरपीएफ के जवान खड़े हैं, उनसे आप हेल्प मांगिए, आप ज़रूर वो लोग आपकी हेल्प। चलिए अब बात करते हैं श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा ट्रैक पर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आपके साथ में क्या क्या सामान होना चाहिए, क्योंकि
कई बार मैंने देखा है माता रानी की यात्रा पर काफ़ी लोग बहुत बड़े बड़े बैग लेकर आते हैं और रास्ते में उनको काफ़ी प्रॉब्लम उसको कैरी करने में होती है। आपके साथ में एक छोटा सा बैग होना चाहिए। कंफर्टेबल कपड़े पहने, स्पोर्ट्स शूज़ पहने। बैग में आपके दो पेयर के आसपास सॉक्स होने ज़रूरी हैं। साथ में खाली पानी की बोतल, अगर आप दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूरी दवाई। अगर आप भवन पर जाकर स्नान करने वाले हैं तो स्नान करने का सामान। उसके बाद आपके हाथ में एक डंडा ज़रूर होना चाहिए। अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो रास्ते में बंदर काफ़ी परेशान करते हैं। आप प्रसाद लेकर हाथ में पकड़ कर रखते हैं और बंदर प्रसाद को छीन लेते हैं। जब भी आप दर्शन करने के बाद प्रसाद को बैग में डाल लें, वो प्रसाद आपका सुरक्षित नीचे पहुंचेगा, नहीं तो बंदर प्रसाद को छीन लेते हैं। दर्शन करने के बाद अपना आप सारा सामान प्रसाद बैग में डाल लें और हाथ में एक डंडा पकड़ लें ताकि रास्ते में आपको बंदर ज़्यादा परेशान ना करें। सबसे ज़्यादा बंदर कहाँ परेशान करते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। जब आप श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करके भैरव घाटी की चढ़ाई चढ़ते हैं और सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बंदर मिलते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। उसके बाद अगर आप भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद सांझी छत वाले रास्ते से अर्धकुंवारी की तरफ जा रहे हैं तो आपको भैरव बाबा से लेकर सांझी छत तक काफ़ी सारे बंदर मिलते हैं और उस वाले इलाके में सबसे ज़्यादा प्रसाद छीना जाता है। और एक मैं सबसे बड़ा अड्डा और बताता हूँ प्रसाद कहाँ पर छीना जाता है। जब आप भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा की परिक्रमा कर रहे होते हैं, उस टाइम पे आपका प्रसाद छीनने के लगभग 90% चांस रहते हैं। उस टाइम पे आप प्रसाद को छिपा कर रखें क्योंकि बंदर वहाँ से प्रसाद छीनकर सीधे छत में कूद मार लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, मैंने बहुत ज़्यादा बार देखा हुआ है, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और एक चीज़ श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है, वो है समय। समय का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। आप किस समय में दर्शन करने वाले हैं, किस तरह से दर्शन करने वाले हैं, समय का ध्यान आपको ज़रूर होना चाहिए। अगर आप दिन में दर्शन करना चाहते हैं तो आपका दर्शन करने का सबसे अच्छा समय गर्मियों के सीज़न में जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम पर आपका सबसे अच्छा समय होता है दिन में 11 बजे से लेकर 4 बजे तक, और वही समय रात को भी 11 बजे के बाद और 4 बजे तक सबसे अच्छा समय है जब माता रानी के भवन पर ज़्यादा भीड़ होती है। उस टाइम पे भी आपको माता रानी के भवन पर भीड़ कम मिलती है और अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। अगर आप उससे 1-2 घंटे पहले आते हैं या बाद में आते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा समय यहाँ पर देना पड़ता है क्योंकि माता रानी के भवन पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। आरती के समय का खास ध्यान रखें। गर्मियों के सीज़न में आरती सुबह 6:20 से लेकर 8 बजे तक और शाम के समय में 7:20 से लेकर 9 बजे तक होती है। उससे ठीक 1 घंटे पहले यानी कि सुबह 5:20 के आसपास में और शाम को 6:20 के आसपास में दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद दर्शन नहीं होते आरती ख़त्म होने तक। तो आप ऐसा प्लान करें यात्रा को, अगर रात में भी कर रहे हैं तो आप 11 बजे के बाद पहुँचें और ठीक 4 बजे से पहले पहुँचें ताकि आपको दर्शन करने में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ में भैरव बाबा में भी 7 बजे से लेकर 8 बजे तक प्रतिदिन सुबह और शाम आरती होती है। उस टाइम पे दर्शन नहीं करवाए जाते हैं। शाम के समय में दर्शन कर रहे हैं माता रानी के, उसके बाद भैरव बाबा की चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि 7 बजे से पहले पहुंचकर भैरव बाबा के दर्शन भी कर लें। समय का खास ध्यान रखेंगे तभी आपको बेनिफिट होगा, नहीं तो आपको काफ़ी लंबी वेटिंग भी गर्मियों के सीज़न में भीड़ भाड़ में करनी पड़ सकती है। मुझे लग रहा है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो आपको ज़रूर वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम एक और नई वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।